नमस्कार मित्रों। आज सीधो ने सक में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो संसद पिछले 4 दशक से भी ज्यादा समय से कवर करते रहे हैं, देश भर की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं और आजकल दिल्ली में जो उठापटक चल रही है उस पर आप बहुत ध्यान से अपना विश्लेषण भी प्रस्तुत करते हैं। ऐसे उमाकांत जी लखेड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। उमाकांत जी, आपका सीधो ने सक में स्वागत है। जी नमस्कार। जिस प्रकार से जैन जी का ये आंदोलन शुरू हुआ, जंतर मंतर पर जो पुलिस या अत्याचार हुआ, उसके जी बाद में संसद भवन में प्राइम मिनिस्टर मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह वैसे आते तो हैं, मगर लोकसभा या तो राज्यसभा में नहीं आते हैं। पिछली बार कांग्रेस की महिला सांसदों ने उन पर हमला करने की चाही थी, ऐसा कह के वो लोकसभा से गायब रहते थे, मगर राज्यसभा में जाकर कांग्रेस को गालियां दे रहे थे। मोदी का पता नहीं ये दोगलापन कैसा है। आप तो उनको बहुत नजदीक से जानते हैं, दिल्ली में बैठे हैं आप, और अब ये संसद भी नहीं चलाते हैं, विपक्षी आवाज को दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं। विपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं वो सवाल, एक तो छात्रों पर जो अत्याचार हुआ, पैलेट गन चली, महिला छात्रों के साथ जो अत्याचार हुआ, AK-47 से सिवान में गोली चली छात्रों पर, ये सब बहुत बर्बर अत्याचार के सवाल तानाशाह शासकों को भी शर्मिंदा कर दे ऐसे उठते हैं। और विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता वो आक्रामक भूमिका में हैं। ऐसे समय में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और शिक्षा मंत्री भी रहे, HRD मिनिस्टर रहे, उनकी संवेदना जगी। और जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, उसके पहले और उसके बाद में भी मुरली मनोहर जोशी जी ने अपना निवेदन दिया। मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उन्होंने उतना उसकी आलोचना करी। तो जिस प्रकार से वसुंधरा राजे कहती हैं, भाजपा की राजस्थान की तो सबसे बड़ी नेता है, वो मुख्यमंत्री रही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही है, अटल जी की सरकार में मंत्री भी रही हैं। यशोधरा राजे जो उनकी बहन है, वो मध्य प्रदेश में मंत्री रही हैं, MP रही हैं। और ये दोनों बहनें, जो राजमाता सिंधिया जो कि भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक उपाध्यक्ष रही, तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी में भी मोदी शाह के तौर तरीकों के बारे में काफी कुछ उठापटक चल रही है। और आपके जो सूत्र कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बगावत हो सकती है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि परिस्थिति क्या है, क्योंकि मोदी को तो परिसीमन लोकसभा सीट्स का परिसीमन बिल इसी सत्र में पारित कराना था। इतने दिन गुजर चुके हैं, कुछ बिल वो पारित करा रहे हैं जो बहुमत से पारित कराएं, विपक्ष बाहर हो तब, मगर ये लोकसभा बैठक परिसीमन बिल ये ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, इस पर भी आपकी पैनी नजर है। इसलिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि वहां की स्थिति क्या है, अंदर की बात क्या है। फिर से एक बार जी नमस्कार। लखेड़ा जी, जी आपका जी सिद्धू रिसर्च में स्वागत, और आपसे अनुरोध है कि आप इस पर विश्लेषण प्रस्तुत करें। लखेड़ा जी। जी बहुत नमस्कार आपको। आपका धन्यवाद कि आपने अपने कार्यक्रम में मुझे बुलाया, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सबसे बड़ा जो देश के सामने संकट है कि इस सरकार ने, जो दिल्ली में सरकार है, चाहे वो नंबर 1 हो या नंबर 2 हो, इन लोगों ने पहले तो समाज को बांटा, लोगों को बांटा, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जो जैसा हो सकता है, जिस वजह से वोट पड़ सके, जिस तरह से इनको वोट पड़े।
और एक राज्य का अधिकार छीन के दूसरे राज्यों का वोट लेना, जैसे जम्मू कश्मीर में वहाँ जो पूर्ण राज्य का दर्जा था उसको तहस-नहस कर दिया, और उसके बाद उसके नाम पर आप जो है गुजरात में वोट मांग रहे हैं। अरे गुजरात के लोगों को, गुजरात की जनता को 370 से क्या फायदा होने वाला है? तो वो इन्होंने एक किस्म से एक फितूर जिसको बोलते हैं, एक काल्पनिक राष्ट्रवाद इनका जो है वो उसको बिखेरने की कोशिश की, और पहले समाज को जाति धर्म के नाम पर बांटा। अब नंबर आ गया भाजपा का, अब इन्होंने भाजपा को पूरी तरह डिवाइड कर दिया। और भाजपा, मैं ये मानता हूँ पक्के तौर पर, जो मेरा असेसमेंट है और मेरे जो जो सोर्सेस हैं, जो लोग मुझे बात करते हैं, उनका ये कहना है कि देखिए पूरी भारतीय जनता पार्टी विभाजित है, पूरा वर्टिकल डिवीजन है, और एक माइनॉरिटी है जो 5-10, 5-7% इनके साथ है। पहले माना जाता था कि इन्होंने अपना किसी भी सूरत में इनका 18-20% एक वोट बैंक इन्होंने तैयार कर लिया है, दोनों लोगों ने। लेकिन अब वो जो इरोजन हुआ है, वो 18-20% का जो वोट बैंक है वो 5% रह गया है। भारतीय जनता पार्टी में किसी भी नेता से अगर आप बात करोगे, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात करोगे, किसी एक्स एमपी से बात करोगे, किसी जिम्मेदार नेता से बात करोगे, वो सारे लोग, उनमें से ज्यादातर लोग, 90% लोग इनके इन्फ्लुएंस से बाहर चले गए। ये इनकी सबसे बड़ी हार है, और पार्टी का कैडर इनके साथ नहीं है। पार्टी का कैडर अगर इनके साथ होता तो बांकीपुर में शर्मनाक हार नहीं हुई होती, इतनी जी बुरी तरह नहीं हारे होते, क्योंकि पार्टी के कैडर ने आपका साथ छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में पार्टी के कैडर ने, आरएसएस वालों ने आपका साथ छोड़ दिया, तो आपको 80 सीट में से 33 सीट मिली, जहां आप कह रहे थे कि 80 में से 80 में से 80 आप कर रहे थे, तो आपको 33 सीटें मिली। आपसे ज्यादा 37 सीट, 37 सीट तो समाजवादी पार्टी को मिली। तो इन्होंने जो जो बेड़ा गर्क किया है इन्होंने, तो अब पार्टी का, भाजपा का बेड़ा गर्क करने पे जुट गए। अब भाजपा में डिवीजन, बहुत बड़ा डिवीजन है, और ये डिवीजन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनसे आप अनौपचारिक बातचीत करो, कोई टेप रिकॉर्डर मत ले जाओ, कुछ मत ले जाओ, बात करो। 90% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये कहना है, मैं पक्की रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूं आपको, 90% जो जी अभी सिटिंग एमपी है, उनका जी ये कहना है कि ये मिसहैंडल हुआ है, इसको मिसहैंडल किया गया है, इसको, ये चाहते तो इसको पता भी नहीं चलता, बड़े प्यार से पूरे आंदोलन को डिफ्यूज कर सकते थे। इन्होंने ये आंदोलन जानबूझ के खड़ा किया। इन्होंने मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया था, कि मुद्दों से देश की जनता का ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, तो उसके बाद हम चैन की बंसी बजाएंगे। ये चैन तो इन्होंने देश की बंसी बजवा दी। ये तो चैन की बंसी क्या, देश का इन्होंने बेड़ा गर्क करवा दिया। आप ये बताइए ना कि दिल्ली पुलिस का जो करोड़ों रुपया जो इंतजाम पे पैसा लगा है, इतने ट्रक, कितने सीआरपीएफ, सेंट्रल पैरामिलिट्री, आरएएफ, कौन सी आर्मी को छोड़ के बाकी सब बुला लिए इन्होंने दिल्ली। अब उसका क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि पूरा देश जो है, पूरी सोसाइटी को इन्होंने बांट दिया। जो जेनजी है, नई पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन संकट में है। दूसरी बात क्या है कि जब इन्होंने आरएसएस को मैदान में उतार दिया, क्योंकि अब इनके हथियार इन्होंने डाल दिए। भाई, आपने मंत्री का इस्तीफा लेने में 3 हफ्ते क्यों लगाए? सिंपल क्वेश्चन है। 3 हफ्ते से मंत्री की डिमांड हो रही है, 1 महीने से, कि मंत्री इस्तीफा दे, इस्तीफा दे। क्यों नहीं दिया? क्यों बचा रहे थे आप? जी और आप खुद, आप हाउस में नहीं आ रहे हो। अब आपने क्या किया कि इनको बचाने की कोशिश की। अमित शाह कटघरे में है, अब अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है। अमित शाह को हाउस में घुसे, तो हाउस में मतलब हमने इतने होम मिनिस्टर देखे और इतने प्रधानमंत्री देख लिए, कितनी भी विषम परिस्थिति हो, हाउस में आकर के, सदन में आकर के बयान क्यों नहीं देते हो आप? और ये जितेंद्र सिंह ने जो बिल पास किया, इससे इसका क्या ले? या तो देखिए, या तो एजुकेशन मिनिस्टर उसको रखता, या तो सही बात। एजुकेशन मिनिस्टर उसको लाता, या उसको लॉ मिनिस्टर लाता, एजुकेशन लाता, लॉ लाता, या गृह मंत्री खुद लाते ना उस बिल को, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे चीजें इन्वॉल्व है। तो जो जो अपने को नंबर, तो अब प्रधानमंत्री खुद क्यों नहीं लेके आते? तो सवाल ये है कि इनकी हालत पूरी खराब है, ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। पार्टीज के एमपीज बहुत नाराज इसलिए हैं,
इनकी मोटी-मोटी संख्या मैंने आपको बताई थी कि कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 150 के करीब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एस्टिमेट आया है कि वो अपने फ्यूचर के प्रति चिंतित हैं। ज़्यादातर को ये लगता है कि उनका पत्ता टिकट सीट कटेगी। अब ये है कि कई लोग होते हैं कि उन्होंने काम किया हुआ है, तो वो कहते हैं कि अगर हमें पार्टी टिकट नहीं देगी, तो हम निर्दलीय खड़े हो जाएँगे। तो वो तो मुँह दिखाने के काबिल नहीं है, निर्दलीय कहाँ से खड़े होंगे वो? वो तो मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। आज हालत ये है कि लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत में हैं, बहुत तकलीफ में हैं। इतना मैं कह सकता हूँ। जी। और मोदी शाह सदन में नहीं आ रहे हैं, यानी गृह में नहीं आ रहे हैं, न लोकसभा में न राज्यसभा में, मगर कुछ बिल तो पास कराए जाते हैं। परिसीमन बिल का बिल क्या होगा? देखिए, परिसीमन बिल अब जो है हिस्ट्री बनने जा रहा है, इतिहास बन जाएगा। मौजूदा जो फ्रेगमेंटेड सिचुएशंस हैं, इसमें ये बिल को नहीं ला सकते। उसका कारण है कि इनके पास इनको इतना प्रेशर बन जाएगा इन पर। पार्टी के एक तो पार्टी एक साथ नहीं है, पार्टी अब एकजुट नहीं रही है। जो भारतीय जनता पार्टी आज से 6 महीने पहले, 2 साल पहले थी, वो भारतीय जनता पार्टी आज उस हालत में है नहीं। पार्टी के भीतर विद्रोह है, रिजेंटमेंट है, एमपीज नाराज हैं। कई एमपीज को ये वादा किया गया था आपको मंत्री बनाएंगे। आप भी सुन रहे होंगे कि 2 साल 6 महीने से चल रहा है, आज विस्तार करेंगे, कल विस्तार करेंगे, कुछ हो नहीं रहा है। मंत्री जिनको वादे किया था उनको कुछ हो नहीं रहा है, जिनको हटाया था उनको कहा था कि ठीक है कंसिडर करेंगे। आज हालत ये है कि घर के है ना घाट के पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और सबसे बड़ी काम इन्होंने क्या किया कि 46 साल का एक लड़के को, एक युवा को ये गुजरात वहां से पटना से लेके आ गए पार्टी प्रेसिडेंट। किसी के गले नहीं उतर रहा है कि पार्टी इसको क्यों लेके आए। भाई जो अपनी सीट हार गया, जिसका इतना प्रभाव अपने सीट पर नहीं है। कल मैं देख रहा था कोई उत्तराखंड का एक पार्टी अध्यक्ष है भाजपा का, वो बाहर आके बोल रहा था कि भाजपा अध्यक्ष से उत्तराखंड के चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई और उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया कि चुनाव को कैसा जीता जाता है। अरे भाई, अपना चुनाव तो आप बांकीपुर में हार गए, दूसरे को परमिशन दे रहे हो चुनाव कैसे तो आप अपना चुनाव हार के दूसरे को बता रहे हो कि आप चुनाव कैसे जीतो। तो इतना बड़ा दिवालियापन, मानसिक दिवालियापन किसी पार्टी प्रेसिडेंट का हो सकता है? और अभी वो फेसबुक लाइव कर रहा है, बांकीपुर की जनता से वो फेसबुक लाइव कर रहे हैं, जिनको जनता ने भगा दिया, बुरी तरह हरवा दिया। 8 महीने पहले इनको मेरे ख्याल से 62% वोट पड़ा था, 62%। और इनको जनता ने इनको पिटवा दिया, यही दिल्ली से ही लोगों ने, क्योंकि इनकी जो हैसियत थी वो हैसियत इनकी बता दी। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ज्ञानेश कुमार की कृपा नहीं करवाई बांकीपुर में। भाई ज्ञानेश कुमार की कृपा अगर करवा देते तो क्या बिगड़ जाता, लेकिन कृपा नहीं करवाई। उस कृपा नहीं करवाई तो चुनाव हार गए। अब क्या करेंगे ये? अब बांकीपुर में अपोजिशन जीत गया, वो जीत गया प्रशांत पीके। कुमार। हाँ, पीके जीत गया। तो अब ये कहेंगे कि अच्छा अब दूसरी जगह लूटपाट करेंगे, एसआईआर करके, ये करके, वो करके, ईवीएम में गड़बड़ी करवाएंगे। अब लोग कहेंगे गड़बड़ी हो रही, वो कहेंगे बांकीपुर में तो आपने कुछ बोला ही नहीं। बांकीपुर में तो आप जब पोजीशन जीत गया, जहां आप जीतोगे वहां आप कहते हो कि ईवीएम बढ़िया है। यहाँ बाकी जगह हम जीत रहे हैं लूटपाट करके, जैसे भी करके जीत रहे हैं। अब आप कह रहे कि आप सरकार ने गड़बड़ी करवाई। बांकीपुर में क्यों नहीं गड़बड़ी करवाई हमने? ये जानबूझ के गड़बड़ी नहीं करवाई, क्योंकि आगे जो है कोई सवाल ना उठा पाए, उसलिए जो है ये दतिया में क्यों नहीं गड़बड़ी करवाई? वहां तो आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है, क्यों नहीं गड़बड़ी करवाई? इसलिए नहीं करवाई कि इनको ये एग्जाम्पल के तौर पर रखेंगे। देखिए, हम तो वहां हार गए, ऑपोजिशन वहां जीत गया, हम तो वहां कोई गड़बड़ी नहीं करा। बाकी जगह गड़बड़ी करने का रास्ता इन्होंने, अब यूपी, उत्तराखंड, पंजाब इलेक्शंस हैं, अब वहां एक नया रास्ता खोलेंगे ये। लेकिन परिसीमन बिल ये नहीं ला रहे हैं, क्योंकि वो जो 20 एमपी थे, 20 एमपी थे टीएमसी के साथ जो छोड़ चुके हैं, उनमें से 3 एमपी वापस ममता बनर्जी के कैंप में चले गए। तो इनकी जो स्कीम ऑफ थिंग्स थी, अब क्या है, 3 माइनॉरिटी हो गई। अब जो है 28 में से आपके पास 17 एमपी रह गए। अब 17 एमपी का मतलब 2/3 तो है नहीं। तो उनकी दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनकी मेंबरशिप जाएगी, भगवान भी नहीं रोक पाएगा।
अब कोई नहीं रोक पाएगा, जी क्योंकि अब एंटी डिफेक्शन के बारे में जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला आएगा, इनकी मेंबरशिप जानी तय है। अब ऐसी सूरत में ये बताइए, और किसकी वजह से डिस्टेबलाइजेशन हुआ? इन दोनों की वजह से, क्योंकि ये लोग देश को मतलब मूर्ख समझ रहे हैं, और ये इनको लगता है कि परिसीमन करके हम ध्यान बांट लेंगे, लोग लगे रहेंगे परिसीमन करने में। तो ये अब सीन बहुत नई मुकाम पर पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी बहुत डरी हुई है, और फिर उनकी अब डिपेंडेंस जो है चंद्रबाबू नायडू पर फिर बढ़ गई है, क्योंकि अब तो चंद्रबाबू नायडू के अलावा कोई रास्ता है नहीं, कोई उपाय है नहीं, नीतीश कुमार के अलावा कोई उपाय है नहीं। तो ये सरकार लगातार रसातल की तरफ जा रही है, ऐसा मेरा आकलन है। जी सर, वो नीतीश कुमार से और नीतीश कुमार के कुछ साथियों से, ललन सिंह और झा से मिले, उसका क्या, यानी नीतीश कुमार को वेदर ही वांट्स टू कीप हिम इन गुड ह्यूमर? नहीं नहीं, वो तो देखो, फोटो अपॉर्चुनिटी थी देसाई साहब। ये तो नीतीश कुमार से मिली, वो फोटो अपॉर्चुनिटी थी। मतलब फोटो अपॉर्चुनिटी सेंस में थी कि बांकीपुर और बिहार के लोगों को ये बताना कि अभी नीतीश कुमार और मोदी जी एक साथ हैं। अब नीतीश कुमार के जो कुर्मी वोट हैं, वो मेरे समझ से 6-7% है बांकीपुर में, बहुत ज्यादा नहीं है, पर लेकिन दे आर इन साइजेबल नंबर्स। तो अब क्या सीन है कि नीतीश कुमार का जो कुर्मी वोट है, ये वोट पड़ा ही नहीं। 90% वोट ये भाजपा कैंडिडेट को हराने के लिए उन्होंने पीके को वोट दिया। तो अब क्या है कि ये मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में कि देखो नीतीश कुमार तो मोदी के साथ हैं, तो तुमने साथ छोड़ दिया। तो अब ये अपना जो बुनियादी जो मैसेजिंग रहती है ना, उसको ये भूल नहीं सकते। लेकिन इस मुलाकात से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये 10 बार सुबह शाम नाश्ते से लेकर के लंच और डिनर तीनों ही नीतीश कुमार के साथ डेली भी करें, तब भी इनकी दुकान अब जमने वाले हैं नहीं, क्योंकि जनता का मोह भंग हो गया। और जंजी ने, अगर प्रशांत किशोर, कल मुझे कोई पटना में बता रहा था कि अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे होते और जंजी का जंतर मंतर वाला आंदोलन नहीं होता, तो प्रशांत किशोर नहीं जीत पाते। और बीजेपी को पता लग गया, ये बीजेपी को ये पता लग गया कि ये जंजी की वजह से प्रशांत किशोर को इतनी वोट पड़ी है। मेरे कई और दोस्त है पटना में, तो मैंने कहा कि भाई ये बताओ, ये तो जो कैंडिडेट था नीरज सिन्हा, ये तो कायस्थ है, और कायस्थ वहाँ अच्छा खासा वोट है, वहां पर साइजेबल कम्युनिटी है। तो उन्होंने कहा मेरे को कि मोर देन 60% कायस्थ वोट प्रशांत किशोर को पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतना आक्रोश है, इतना गुस्सा है कि लोग सुनने को तैयार नहीं है। किसी भी सूरत में लोग कहेंगे भैया इनको छोड़ के किसी और को दे दो, काले चोर को देंगे, इनको नहीं देंगे। इस तरह का रिजल्टमेंट है सर। जी धन्यवाद। सर, अंत में मैं एक और सवाल, दो सवाल है मेरे। एक, यानी ये जैन जी का आंदोलन, या तो मैं जैन जी का आंदोलन तो उसको तो बाद में रखूं, मगर वो जो अभिजीत दीपके को बाइज्जत अमेरिका से बुलाया गया, एयरपोर्ट पर उसको परमिशन दी गई, पुलिस गाड़ी में जंतर मंतर ले जाया गया, और वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और आरएसएस के समर्थक सोनम वांगचुक और गीतांजलि, उनको वहां पर लाया गया जंतर मंतर पर। ये सब खेल के बाद में अभी जैन जी का आंदोलन ये आगे बढ़ेगा, या ये लोग और कुछ नखरे करेंगे? और हमें यहां पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो एंटी रिजर्वेशन एजिटेशन पूरे देश भर में कराना चाहते हैं। वो आगे बढ़ेगा क्या? देखिए, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण आपने जो सवाल पूछा है, उसके पीछे मैं बताना चाहता हूँ कि अब जो है, जो जंजी का जो आंदोलन है, वो दीपके के हाथ से भी निकल गया है। जी वो जो सोनम वांगचुक इरिलेवेंट हो गए हैं, दीपके भी इरिलेवेंट हो गए। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ, अब उनके हाथ में कुछ रहा नहीं है। जी जी वो अब ये बहुत आगे निकल गया। अब जो है देखिए, उस पर जो आरोप लगे थे कि ये अंडरस्टैंडिंग, सरकार के अंडरस्टैंडिंग, कोई इसमें दो राय नहीं है। आई एम 100% कन्विंस, आई टेल यू, कि दीपके को एक अरेंजमेंट के तहत ये लाए गए थे यहाँ पर। उसको बिठाया गया, उसको परमिशन दी गई, भूख हड़ताल में बैठा, ये बैठा। इसकी जगह कांग्रेस होती तो कभी सपने में कोई परमिशन मिलती? कभी नहीं मिलती। नंबर एक बात। नंबर एनएसयूआई को दूसरी बात परमिशन की, नहीं मिली, सही बात है।
हाँ, एनएसयूआई ने परमिशन मांगी थी, उसको नहीं मिली, पहले मांगी थी, मैं मे वही भी। तो कह रहा हूँ कि वो उनको परमिशन इसलिए दी की कि वो जगह को ऑक्युपाई करके रखें। मान हम्म। लिया आपका फ्लैट है कोई और उसमें मेरा परिवार और मैं रह रहे हैं, तो आप दूसरे को किराए पर तो नहीं दे सकते उसको, तो उसको ऑक्युपाई रहे और फोकस जंतर मंतर पर रहे, और ऐसा रहे कि सरकार के साथ भी कुछ है। जब ये इसमें फेल हो गए तो इन्होंने मोहन भागवत को मैदान में उतार दिया। अब मोहन भागवत घूम रहे हैं, कल वो बंबई में 6 अगस्त को बंबई में वो अल्फा जैन को सपोर्ट वो करेंगे, संबोधित करेंगे, छोटे बच्चों को, जिनको कोई राजनीतिक समझ नहीं। जो राजनीति करने वाले वो दिल्ली दिल्ली बैठे हुए हैं। जो छोटे बच्चे हैं, जो जैन अल्फा है, 10वीं 12वीं के बच्चे, उनको माइंड को पल्यूट करने के लिए काम अब मोहन भागवत को दे दिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस खेल में सफल हो पाएंगे। ये इन्होंने तमाम तरह के हथकंडे अपना लिए, सारे तर्कस इनके खत्म हो चुके हैं, सारे तीर खत्म हो गए हैं। अब ये कुछ दिन की छटपटाहट है इनकी। इनको ये पता लग गया कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, हमने जाना है, हम सत्ता में नहीं रह सकते अब। क्योंकि जो जो छोटा बच्चा होता है या बच्चे होते हैं, यंग जनरेशन होती है, उनके बारे उन्होंने अगर आपके को मन से उतार दिया, दिमाग से उतार दिया, किक आउट कर दिया आपको, फिर दोबारा आप वो रिस्टोरेशन नहीं हो सकता। क्योंकि वो बच्चों को ये पता लग गया, जो 12 साल के बच्चे थे, आज वो 22, आज वो 24-25 साल के हो गए, रोजगार उनके पास है नहीं। तो तुम्हारी सत्ता ने लोगों के सपनों को खत्म किया है। आपने नीट पेपर चोरी करवा करके गैंग से वो सारे बच्चों का एस्पिरेशन जो होती है, क्योंकि आप फ्री एंड फेयर एग्जाम नहीं करवाया आपने, चोरी करके और आरएसएस के लोगों को, उनके बच्चों को उसमें निकलवा करके, या माफिया से पे, और ये जो होता है कोचिंग सेंटर के थ्रू, ये जो आपने खेल खेला है, इससे जनता बहुत नाराज है, लड़के बहुत नाराज है, मिडिल क्लास बहुत नाराज है। जो मिडिल क्लास जो इनका वोटर हुआ करता था, उस मिडिल क्लास ने इनको उठा के बाहर फेंक दिया है। अब ये चिंता ये कर रहे हैं कि देखिए हम आगे क्या करेंगे, कैसे चलेगा, क्या नहीं चलेगा। और अब ये पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए मोहन भागवत को इन्होंने मैदान में उतार दिया है, लेकिन इससे इनको कोई सफलता मिलने वाली नहीं है, इतना ही कह सकता हूँ। जी। लखेड़ा साहब, आप आज हमारे साथ जुड़े, आपकी व्यस्तताओं के बावजूद, और जिस प्रकार से आपने विश्लेषण किया, हमारे दर्शकों को असली क्या चित्र है वो बताया, उसके लिए आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।